नाउ द सेकेंड नेचर इज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। ये हमारा फर्स्ट हो गया इंटरडिसिप्लिनरी। दूसरा है साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। अब साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी कैसे है कि रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और एनालाइज करने के बाद ही हमें समझ में आता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हमें ऑब्जर्व करना है, उन्हें एनालाइज करना है, उस चीज़ पे रिसर्च करनी है। हम अपने मन से कुछ भी अजम्पशन नहीं लगा सकते हैं कि हमने अजम्पशन लगाया कि अच्छा मे भी हो सकता है ये ऐसा बिहेव कर रहा हो, या मे भी हो सकता है कि ये इस तरीके से ही काम करता हो। तो हमें यहाँ पे कुछ भी अजम्पशंस नहीं लगाने हैं। जो भी स्टडी होगी या जो भी हम ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं वो आपका साइंटिफिक और सिस्टमैटिक होना चाहिए, जिसमें हम रिसर्च करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि क्या वो कंटिन्यूसली सेम ऐसी सिचुएशन में हमेशा ही ऐसे बिहेव करता है, ठीक है, और एनालाइज करेंगे। जैसे कई बार होता है कि हम देखते हैं एम्प्लॉयज को कि कभी कुछ मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई बात हो जाती है, तो सबका रिएक्ट करने का जो वे होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनके इंडिविजुअल बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या एक एम्प्लॉय है जो किसी कॉन्फ्लिक्ट में या किसी टीम मीटिंग में या किसी ग्रुप डिस्कशन में वो हमेशा सेम बहुत अग्रेसिवली अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही करने के वे में वो कभी दूसरों की बात को नहीं सुनता है, उसका सुनने का बिहेवियर नहीं है, वो हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू या वो जो चीज़ बोल रहा है वो हमेशा सही होती है, उसको सही करने में प्रूफ करता रहता है। तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हमेशा ही ये चीज़ होती है। अगर हमेशा ही ये चीज़ होती है दैट मीन्स कि वो उसका बिहेवियर ही है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज बहुत काम होते हैं बट कभी किसी सिचुएशन में इन सम सिनेरियोज उनका गुस्सा निकल जाता है या वो अपनी कामनेस खो देते हैं। तो जब हम उनको हमेशा काम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम उनके बिहेवियर को देख रहे हैं कि वो तो बहुत कामली काम कर रहे हैं, वो कभी भी गुस्सा नहीं होते या पैनिक नहीं करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं करते हैं, तो अगर कभी इन केस उनसे कामनेस छूट जाती है या उनको गुस्सा आ जाता है या वो पैनिक कर रहे होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि मे भी हो सकता है कि कुछ सिचुएशन हो जिस वजह से वो पैनिक कर रहे हैं या फिर वो कामली काम नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी करनी है कि रिसर्च हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज या पीपल हैं वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो इट्स अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। कोई भी अजम्पशन नहीं होता है कि हमने अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर लिया और बोल दिया कि ये एम्प्लॉय तो ऐसा ही है या इसकी तो काम ही ऐसे करता है, ऐसे नहीं करना है। पूरा सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड नेचर। नाउ द थर्ड वन इज ह्यूमन ओरिएंटेड। अब ह्यूमन ओरिएंटेड तो ऑब्वियसली बात है नेचर में होगा ही, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ तो ह्यूमंस के नेचर के बारे में ही रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो नॉन लिविंग थिंग है ना। ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के बारे में हम थोड़ी स्टडी कर रहे हैं, वो तो उसके अंदर जो इंसान काम कर रहा है उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थर्ड हमारा जो नेचर आएगा वो आएगा ह्यूमन ओरिएंटेड। ह्यूमन ओरिएंटेड मीन्स कि जो एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके नेचर के बारे में पढ़ना, ठीक है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका मोटिवेशनल लेवल कैसा है, परसेप्शन कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, ये सारा कुछ हमारा ह्यूमन ओरिएंटेड में आ जाएगा। क्या? परसेप्शन, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, मोटिवेशन लेवल कैसा है, क्या वो नई चीज़ सीखना चाहते हैं या सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही मोटिवेशन उनको आता है, तो मोटिवेशन लेवल कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमें ह्यूमन ओरिएंटेड में पढ़नी है, क्योंकि हर एक ह्यूमन का अलग परसेप्शन होता है, अलग पर्सनालिटी होती है, एटीट्यूड अलग होता है, सबका ओपिनियन और हर चीज़ अलग अलग होती है, वो सेम नहीं हो सकती है। तो इसलिए
ह्यूमन ओरिएंटेड हमारा जो है वो थर्ड नेचर में आता है। नाउ द फोर्थ नेचर इज गोल ओरिएंटेड। अब गोल ओरिएंटेड इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अगर हम इनके बिहेवियर को पढ़ रहे हैं तो हमारा कुछ मोटिव होगा उसको पढ़ने का, हम अपने ही बेनिफिट के लिए इस बिहेवियर को शायद पढ़ रहे हैं। तो गोल ओरिएंटेड क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने मीनिंग में बताया था कि यहाँ पे दो तरह के गोल होते हैं या दो लोगों के गोल होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है और एक जो वहाँ पे इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं उनका अपना इंडिविजुअल गोल होता है कि उन्हें क्या काम करना है। मेन पर्पस क्या होता है इसका? भी मेन पर्पस जो एम्प्लॉय है, मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन है और एम्प्लॉय है, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी एक ही गोल है और एम्प्लॉय का भी एक ही गोल है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर अथॉरिटीज है, मे भी हो सकता है उनका कुछ इंडिविजुअल गोल अलग हो, जो एम्प्लॉयज हैं उनका इंडिविजुअल गोल अलग हो, बट जो मेन पर्पस होता है जिसकी वजह से हम सब एक साथ काम कर रहे होते हैं मिलके, वो होता है एक इंडिविजुअल गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। ये भी इनसे अगर काम करवा रहा है एम्प्लॉय से तो उस गोल को अचीव करने में करवा रहा है, और एम्प्लॉयज भी जो काम कर रहे हैं उनका अल्टीमेटली पहला जो गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसको ही अचीव करना होता है, ठीक है। अगर ये टाइमली काम पूरा करके नहीं देगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो कभी नहीं अचीव हो पाएगा, है ना। अगर एम्प्लॉयज का टाइमली काम ना पूरा करें, मेजॉरिटी जो है वो टाइमली काम पूरा नहीं कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो नहीं अचीव हो सकता। तो कहीं ना कहीं इसको भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। तो मेन पर्पस ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द गोल्स इंडिविजुअल गोल्स एम्प्लॉयज के साथ अपने अलग अलग हो सकते हैं। फिफ्थ है सिचुएशनल एंड कंटिंजेंसी अप्रोच। सिचुएशनल एंड कंटिंजेंसी अप्रोच का मतलब है यहाँ पे कि जो बिहेवियर होता है एम्प्लॉयज का वो सिचुएशन और एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। अगर सिचुएशन अलग है तो बिहेवियर या फिर जो एटीट्यूड निकलेगा या जो परसेप्शन निकलेगा वो अलग हो जाएगा। कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए उस टाइम पे बिहेवियर अलग हो जाएगा। तो सिचुएशनल और कंटिंजेंसी अप्रोच इसलिए बोला जाता है कि टाइम पे अलग इन्वायरमेंट पे, अलग सर्कमस्टांसेस पे, अलग सिचुएशन में जो बिहेवियर है वो भी टाइम टाइम से क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो सिचुएशनल एंड कंटिंजेंसी अप्रोच इसको इसलिए कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि जो बिहेवियर है वो सेम ही रहे पूरे टाइम पे। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली बिहेवियर भी तो सिचुएशनल एंड कंटिंजेंसी अप्रोच में हमने समझा कि सिचुएशन, एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली ही ह्यूमन बिहेवियर या एम्प्लॉयज का बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो जैसे सिचुएशन होगी, एनवायरनमेंट चेंज होगा, माहौल जैसा उस टाइम पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, टाइम टाइम पे चेंज होता है। अगर कहीं पे सीरियस सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे जो एम्प्लॉयज है वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, अगर कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ पे जो बिहेवियर है वो अलग तरीके का होगा। तो सिचुएशनल एंड कंटिंजेंसी अप्रोच में सिचुएशन, इन्वायरमेंट और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली ही ह्यूमन बिहेवियर टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड मीनिंग of organizational behavior, that why we have to study organizational behavior, and nature of organizational behavior, in which we have covered 5 points. The first one is interdisciplinary approach, the second one is systematic and scientific study, the third one is human oriented, the fourth one is goal oriented, and the last one is situational and contingency approach. So that's it for today's video. In next video we will cover importance of organizational behavior, that why and how it give advantage to organization,
if we study organizational behavior. So stay tuned for the next part or the next video, and thank you for today's class. Thank you.